नमस्कार, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं कल की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। समीर 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 उसको मार दिया हमने, उसको मार दिया है। मम्मी रुकी, कैसा है अभिलाष? अल्लाह का शुक्र है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। खुदा का शुक्र मनाइए, आपके बेटे समीर की मौत की खबर के बाद भी जिस सैटेलाइट फोन से इसने आपको फोन किया वो हमारी निगरानी में था। इसकी हर मूवमेंट पर हम पुलिस वालों की नजर थी, जिसकी वजह से आज ये जिंदा आप लोगों के सामने खड़ा है। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। सर, ये सारे रैकेट की जड़ वो सिंथिया थी। सिंथिया या फातिमा नूरानी। सर, सिंथिया से मेरी दोस्ती चैट रूम में भी थी। वो मैंने उसे नहीं, एक्चुअली उसने मुझे अप्रोच किया था जनवरी में, करीब 7 महीने पहले। हम लोग रोज चैट करते थे, हर तरह की बातें होती थी। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी, पर उसने मुझे कभी भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि वो M.Com फाइनल ईयर में। उसने तो आज तक मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया। वो कहती थी कि जब हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी कि हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सके तब दूंगी। फिर एक दिन अचानक से उसके मैसेजेस ही आने बंद हो गए। मैं बहुत परेशान हो गया था सर, मैं रात भर सो नहीं सका। फिर अचानक एक सुबह क्या है ये सब? कहाँ हो तुम? पिछले 20 घंटे से गायब हो और ये क्या भेज रही हो? तस्वीरें देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सिंथिया मुझे सब क्यों भेज रही है। क्यों रुला रही हो? रो तुम नहीं रहे समीर, रो रहे वो हजारों लाखों बच्चे हैं जिनको बम और बारूद से उड़ाया जा रहा है। कौन है ये लोग? किसकी फोटोज भेज रही है मुझे? मैं नहीं जानता इनको। क्या समीर, ये सब तुम्हारी कौम के साथ हो रहा है, तुम्हारी कौम के खिलाफ, और तुम्हें पता नहीं? पर यहाँ अपने देश में, इंडिया में तो सब सही है। क्या सही है? कुछ सही नहीं है। साजिश चल रही है कौम को खत्म करने की। पर तुम तो उस कौम से हो भी नहीं, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? इंसानियत समीर, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग मर रहे हैं। पूरी दुनिया में तुम्हारी कौम के खिलाफ जंग हो रही है, तुम्हारी कौम को खत्म करने की साजिश हो रही है। कौम खतरे में है समीर, सोचो, प्लीज थिंक।
देखो देखो क्या हो रहा है, लोग जाग रहे हैं। इस चैट ग्रुप को देखो। सी, कॉम को बचाना होगा, कॉम के दुश्मनों को खत्म करना होगा। कॉम के लोगों पर जुल्म हो रहा है। इस दुनिया में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दूर से देखने पर सब कुछ सामान्य नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब उन्हें करीब से देखा जाता है तो बात उससे बिल्कुल विपरीत होती है। इंटरनेट की दुनिया, तेज रफ्तार कम्युनिकेशन की दुनिया, जानकारी का सैलाब। लेकिन इसके असंख्य रास्तों में कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहां पर समाज और दुनिया को बर्बाद कर देने वाले मंसूबे साधे जा रहे हैं, जहां पर भयानक दरिंदे कुछ मासूमों के शिकार की ताक में घात लगाए बैठे हैं। समीर की मुलाकात ऐसे ही चंद दरिंदों से इंटरनेट पर हुई, जिसके नतीजे भयानक हुए। प्यार और दोस्ती का नकाब ओढ़े सिंथिया कई हफ्तों तक समीर को कौम और जंग के बारे में अनेकों अनर्गल जानकारियां और तस्वीरें भेजती रही। समीर बौखला गया। क्या है तू आजकल? मतलब है कि तू बिना बता क्लास से चला गया? अबे तू मेरा बॉस है क्या जो हर काम तुझे बता के करूंगा? समीर तू पागल हो गया क्या? देख, अगर कोई स्ट्रेस है तो मुझे। अरे सबसे बड़ा स्ट्रेस तो तुम लोग हो। हम लोग? लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मैं हूँ यार। देख, तू ना अपने काम से काम रख, और तुम लोग ये जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है। हम लोग? सिंथिया की बातों का मुझ पर असर हो रहा था। मैं कॉम और जंग की बातों से इतना बहक गया था कि मैंने अपने कॉम के कुछ स्टूडेंट से कॉलेज में बात की। तू पागल हो गया समीर। कॉम अपनी जगह है, बट वी आर इंडियंस। अभी भी टाइम है, सुधर जा भाई, चल। देख अशरफ, तू है अकेला, है ना? और अकेले आदमी को मुंबई में घर नहीं मिलता। अगर तेरी फैमिली होती ना तो मैं चुटकियों में दिलवा देता। तू जानता है मुंबई की हालात, पेपर पढ़ता है कि नहीं? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस पे यकीन करें, किस पे नहीं करें, समझता है कि नहीं? तू टेंशन मत ले। ए बाबू, चाय ला। हाँ, ये ले चाय पी। और समीर ले, तू भी चाय पी ले। और देख, झूठी नहीं की मैंने। पर समझने में भूल वो नहीं मैं कर रहा था। तस्वीरें और सिंथिया की बातें सुन सुन के मेरे सर पे तो मानो शैतान सवार हो गया था। हर गैर कौमी मुझे मेरे कौम का दुश्मन नजर आ रहा था। भाई, वो मुझे थोड़ा अलजेब्रा समझा देंगे प्लीज? बाद में समझा दूं। ये क्या पहन रखा है? और अरे तुम्हारा नाम? फातिमा? मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरी लाइफ कॉम के लिए, कॉम की जंग के लिए। पर तू तो कैथोलिक है। मैंने कन्वर्ट कर लिया है, अब से मैं तुम्हारी कॉम की हूँ। जंग के लिए मुंबई, रिक्रूटमेंट अप्लाई है। जंग के लिए अपने मुंबई में भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। देख लो, अपने मुंबई से ही 4 और हैं, 2 डॉक्टर्स, 1 MBA और 1 मैं। तुम? हाँ, हम सबको टीचर ने ही रिक्रूट किया है और टीचर ने ये लेटेस्ट फोटोज भेजे हैं। मैं निकल रही हूँ कल सुबह। कहाँ? कश्मीर, और वहां से उस पार जंग के लिए। तुम चलोगे? यस। टीचर नाम का एक शख्स jangecom.com साइट से रिक्रूटमेंट किया करता था। उस वक्त मुझे सिंथिया की असलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। फिर मुझे माफ कर देना मम्मी, माफ कर देना रुकी। सिंथिया, क्यों? चैटरूम की फोटो से शक्ल नहीं मिलती है? इनसे मिलो, ये है आरिफ।
और ये मकसूद। तुम्हें याद है एक बार चैट रूम में मिले थे? हाँ, तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स। कुछ यही समझ लो, ये दोनों भी हमारे साथ कॉम के लिए हैं। चले चलो। मतलब तुम इन दोनों के साथ भी टच में थी? हे डोंट बी जेलस, जल्दी करो, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। चलो। 2 दिन की ट्रेन जर्नी के बाद हम कश्मीर पहुंचे। वहां से पहाड़ों की ओर बढ़ गए। घाटी और जंगलों के रास्ते हम कैंप की तरफ जा रहे थे। ताज्जुब की बात थी, सिंधिया को सब रास्ते मालूम थे। पूछने पर बताया, मैंने सारी रिसर्च कर रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हौसलेमंद कौमियों का कमांडर मुबारक बेग का इस्तकबाल। शहीदी के लिए तैयार? ऐसा नहीं, बुलंदी के साथ, सख्ती के साथ। तैयार। तैयार? तैयार। सब तैयार? तैयार। तो कल से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू। ये जगह, ये जमीन जंग की लड़ाई के लिए है। कमजोर जिगर वालों की कोई जगह नहीं है। ये दुनिया हमारे कौम की दुश्मन बन गई है, हमारे कौम पर जुल्म कर रही है। इन दुश्मनों को, इन जुल्म करने वालों को नस्तानाबूद करना है कि नहीं? करना है। तो कल से तुम सबकी ट्रेनिंग शुरू। जी जनाब। अगले ही रोज से ट्रेनिंग शुरू हो गई। जैसा ट्रेनिंग के बारे में सुना था, ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही थी। कईयों के तो पसीने छूट गए। चलो, उठ, चल, चलो, बढ़ो, बढ़ो आगे। अरे कितना धीरे हाथ चलाते रहे तुम हिंदुस्तानी निकम्मे। तेज तेज हाथ चलाओ। मैंने खुद को ट्रेनिंग में पूरी तरह झोंक दिया था, पर कैंप में हिंदुस्तानी लड़कों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था और मुझे ये देखकर बहुत दुख होता था। लेकिन सिंधिया को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और इस सब के बीच हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई। तुम्हारा इनाम लो, इसे, ये तुम्हारे काम आएगी। और याद रहे, हर जंगी को घर फोन करने का एक मौका जरूर मिलेगा। अम्मी रोएगी, अब्बू दुहाई देगा, बहन चिल्लाएगी, लेकिन याद रहे, कौम से बढ़कर, जंग से बढ़कर कुछ नहीं। और जो शहीद होगा उसे जन्नत मिलेगी, जन्नत। कौमी जंग जिंदाबाद, कौमी जंग जिंदाबाद। कौन बोल रहा है? सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ है तू? हाँ? कहाँ चला गया तू अपनी अम्मी को छोड़कर बेटा? जंग के लिए निकल रहा हूँ अम्मी। कौन सी जंग? कौम की जंग अम्मी। कैसी कौम? कौन सी कौम? क्या बोले जा रहा है तू? मुझे माफ कर देना अम्मी।
अब तो जन्नत में ही मुलाकात होगी। समीर, कमांडो बहुत खुश है तुमसे। एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपनों का शिकार इंतकाम, नफरत या किसी बदनीयत से करता है। समीर ऐसे ही वहशियों के बीच जा पहुंचा था। कौम के लिए जंग के बहकावे में आकर वो अपराध करने जा रहा था। इस पूरे खेल के पीछे की सच्चाई से वो अब तक अनजान था और उसके सामने था उसका पहला मिशन। मत मारो मुझे, तू हमारी कौम का दुश्मन है। देख गाड़ी में कौन है, देख। फायर फायर। गोली चला। समीर, गोली चला। हिंदुस्तानी चूजे, तुझसे कुछ नहीं होगा। चलो। मार दिया ना सबको। भागो भागो। सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। मुझे गोली लगी। तुम जल्दी से किसी को भेजो, वरना मैं मर जाऊंगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम जंगल के रास्ते कैंप में पहुंचो। और हाँ, अब मैं सिंथिया नहीं हूँ, फातिमा हूँ। और हाँ, किसी भी कीमत पे हिंदुस्तानी फौज के हाथों जिंदा मत पकड़े जाना, समझ गए तुम? ओवर एंड आउट। सिंथिया, मिशन पर हिम्मत जवाब दे गई तेरी, हट गई हिंदुस्तानी चूजा। हथियार ले लो इसका। नहीं जनाब, मेरी सिर्फ टांग पे लगी। अब अगली बार देखना। और उस गाड़ी में मासूम बच्चा था जनाब। हट साला, हमारी कौम पर जुल्म हो रहा है। वो बच्चा कल सांप बनकर हमारे कौम का दुश्मन बनेगा, और ये जंगी कहता है उस मासूम पर गोली कैसे चलाएगा? कहां से पकड़ कर लाई हो इस हिंदुस्तानी पिल्ले को? कहां से?
उससे कहो कि ये हिंदुस्तान को गाली देना बंद करे, वरना मैं किसी और को मार सकूं ना सकूं, इससे जरूर मारूंगा। Shut up, समीर! Shut up! कमांडर बात बात पे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को गालियां दे रहा था। ये सुनकर मेरा खून खौल जाता था सर। मुझे लगने लगा कि वहां कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे समझने में कुछ भूल हुई है, लेकिन सच्चाई तो अब सामने आनी थी सर। आरिफ, ये सब कैसे? जनाब ने मेरे साथियों के साथ मुझे अलग जाने के लिए बोला। हिंदुस्तानी फौज ने बारूद से पूरा जिस्म सुलगा दिया। डॉक्टर 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 नहीं है भाई यहाँ पे। इस रोज के सिवा और कुछ नसीब नहीं हुआ। पानी भी नहीं। वो छोड़कर क्यों आया? मैं सिंथिया से कहता हूँ, वही लाई थी ना मैं। सिंथिया? सिंथिया कौन? फातिमा। कौन फातिमा भाई? तू अब तक नहीं पहचाना उसे? वो हमारे साथ नहीं है। हिंदुस्तानी लड़के डरपोक होते हैं, कमजोर होते हैं, इनमें जिगरा नहीं, किसी काम के नहीं है ये। आप फिक्र मत कीजिए जनाब, अगली खेप में शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और रही बात इन चूजों की, तो इन्हें सुसाइड बॉम्बर बना देते, जंग में काम आएंगे। ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में पैसा लगता है और पैसा कम पड़ रहा है, बहुत खर्चा होता है। हेडक्वार्टर से पैसा आया? जी जनाब, बारामूला के ऑपरेशन के पैसे आए हैं। ये लो फातिमा, ये तुम्हारा हिस्सा है। शुक्रिया जनाब। लेकिन याद रहे, अगली बार लड़के सही होने चाहिए। जी जरूर। कौम के लिए जंग जरूरी है, कौम खतरे में है, जंग जरूरी। सिंथिया मैथ्यूज सिंथिया नहीं फातिमा थी। फातिमा इन्हें टीचर भी वही थी। क्या झांसा दिया उसने मुझे। जंग कौम ये मकसद सही थे तो झूठ का सहारा क्यों लिया? क्योंकि सच तो ये था कि मकसद और उससे जुड़े लोग दोनों गलत थे, खुदगर्ज थे और वैशी थे। तू है ना, तुझे हमारे कौम के खिलाफ लिखने की सजा मिलेगी। खुदा के वास्ते रहम करो, हम भी तो तुम्हारी कौम के हैं। नहीं बिरादर, तू हमारी नस्ल का नहीं, तेरी नस्ल गद्दार है। अल्लाह के वास्ते रहम करो। गद्दार है तू। नहीं, नहीं। तू हमारे कौम का दुश्मन है। चलो चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये गलत है। हाँ? खुदा के वास्ते इन्हें छोड़ दीजिए भाईजान। ये हमारी कौम के खिलाफ है। ऐसा मत करो भाईजान, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज भाईजान, छोड़ दो इन्हें। जनाब, फौज आ रही है जनाब, सबको निकलना पड़ेगा। क्या पक रहे हो? कौन है वो गद्दार? जनाब ये नहीं पता। सब सामान निकालो, निकलो यहाँ से। जनाब लेकिन कैंपेन में जो बीमार लोग हैं उनके क्या करें? अरे मार डालो सबको। ठीक है जनाब। सामान निकालो जल्दी। चलो चलो। यहाँ से बाहर फोन किसने लगाया? किसने किया? तुम में से कौन है वो? तुम जनाब वो हिंदुस्तानी पिल्ला नहीं है,
क्या? मुझे उस पर पहले से ही शक था। चाहे जाओ और जहां भी दिखे भेजे में 2 गोली उतार कर आओ। जाओ। जी। उसके बाद मैं किसी तरह छुपते छिपाते बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए कई दिनों बाद मुंबई पहुंचा। पर मुझे क्या पता था यहाँ मुंबई में भी कमांडर का आदमी मेरी जान लेने का इंतजार कर रहा होगा। इसकी नजर मुझ पे पहले से ही थी सर। ये लोग हम जैसे साधारण और गरीब लोगों को ही टारगेट करते हैं। सिंथिया मैथ्यू, असली नाम नसीम फातिमा शादाब। 2007 से 2010 तक अबू धाबी के एक प्राइवेट फर्म में काम किया करती थी और आजकल ये आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट सेल को ऑपरेट कर रही है। हाँ सर, मैंने आपको बताया था ना, मुझे आरिफ और मकसूद को हम तीनों को एक वेबसाइट के थ्रू ही रिक्रूट किया गया था, jangecom.com। जाहिर सी बात है, इस साइट को काफी पहले से ऑपरेट किया जा रहा होगा। हमें इसे इंटरसेप्ट करना होगा। जंग में आज भी रिक्रूटमेंट जारी होगा। शिंदे सर, इस साइट का पता करो। ओके सर। समीर आलम, जाने अनजाने तुमसे गलती हुई है, इसके लिए कानूनी कार्रवाई तो तुम पर जरूर होगी। लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे मुल्क में तुम्हारे जैसे कई नौजवान इन शैतानों के मंसूबों का शिकार हो रहे हैं, जिसे हमें रोकना है। और इसके लिए तुम्हें हम पुलिस वालों की मदद करनी होगी। मैं इन दरिंदों की गलत बातों में आ गया था, गुमराह हो गया था मैं। कौम और मजहब का मतलब ही नहीं समझ पाया। लेकिन देश से बड़ा जज्बा कोई नहीं होता सर। मैं आपकी मदद करूंगा। आपको मुझसे जो इंफॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगा। देश से बड़ा कोई जज्बा नहीं, ये सच है। और ये भी सच है कि मासूमों पर जुल्म कोई मजहब नहीं। समीर मौत के मुंह से लौटा था, एक बहुत बड़ा सबक सीख कर आया था। लेकिन जिन लोगों की वजह से वो इस नफरत की आंधी में फंसा था, वो अब भी आबाद थे, देश भर में घूम रहे थे और समीर जैसे ही और भोले भाले नौजवानों को फंसाने की फिराक में थे। समीर के जरिए पुलिस को कुछ सुराग मिले थे। आगे का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उसके आखिर में रोशनी की एक किरण नजर आ रही थी। ये देखिए सर, jangecom.com बंद हो चुका है। वैसे भी किसी साइट को ज्यादा दिन तक ऑपरेट करना इन लोगों के लिए खतरे वाली बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट तो चल ही रही होगी। महेश, इन आतंकवादियों के स्पॉन्सर्ड कई साइट हैं। इनमें जंग और कौम को लेकर हमारे देश के युवाओं को भटकाने और बहकाने के इन्फॉर्मेशन होते हैं। इन्हें सर्च करो, टीचर को चेक करो। हो सकता है टीचर इधर उधर हो जाए, लेकिन मिलेगा कहीं ना कहीं जरूर। इससे पहले कि समीर जैसे कई और लड़के इनके हत्थे चढ़ जाएं, हमें इस टीचर साइट वालों की क्लास लेनी पड़ेगी। हमारी तफ्तीश के मुताबिक मुंबई में ये टीचर नहीं है, मतलब किसी दूसरे शहर से रिक्रूटमेंट की ताक में है। प्लीज प्लीज हेल्प कर दीजिए, प्लीज। भाई साहब रुकिए ना, भाई साहब मदद कीजिए। रोको प्लीज प्लीज प्लीज। सर देखिए तो सही सर। रुकिए प्लीज 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 प्लीज। मैम प्लीज मैम देखिए ना, उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है। प्लीज हेल्प कर दीजिए मैम। या शो व्हाई नॉट। थैंक यू, चलिए आइए मैम, प्लीज थैंक यू सो मच मैम। ओह शिट, प्लीज थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखत नियाज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मार्गरेट मैथ्यूज। चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आर यू स्टूडेंट? यस, फाइनल ईयर BBA। ओह वेरी नाइस। और आप क्या करते हैं? मैं एक NGO चलाती हूँ। वैसे आई लाइक योर स्पिरिट और बहुत पब्लिक माइंडेड हैं आप। वैसे आप लोगों के ही दम पे चलता है हमारा NGO। आप आएंगे हमारे NGO में? जरूर आऊंगी। मैम, इस पेशेंट का बिल बन गया है, आप पेमेंट कर दीजिए। हाँ श्योर, दिखाइए आप। ओके नो प्रॉब्लम। मैं अभी पेमेंट करके आती हूँ। टीचर की तरकीब एक बार फिर से मंसूबे साध रही थी। नया नाम, नया हुलिया और नई इंटरनेट साइट के जरिए शहर लखनऊ में मार्गरेट उर्फ टीचर ने न सिर्फ निकत को
बल्कि 2 और नौजवानों को अपने नापाक मकसद की ओर बरगला लिया। और फिर वो दिन भी आ गया जब पूरी तरह से ब्रेन वॉश होने के बाद ये नौजवान किसी तथाकथित जंग के लिए तैयार हो गए। जंग जरूरी, कौम की सलामती के लिए, कौम के दुश्मनों को खत्म करने के लिए। हमें क्या करना चाहिए? तुम भी जंग में शामिल हो जाओ। पर मेरे अब्बू तो बोलते हैं कि कोई भी मजहब नफरत नहीं सिखाता। कौम के दुश्मनों का खात्मा जरूरी है। देखो ये तस्वीरें। मैं जंग के लिए तैयार हूँ। मैं भी। माजिद? मैं भी। हाय मार्गरेट, सॉरी, फातिमा भी। ईमेल आया है टीचर से, मैं जंग पे जा रही हूँ। गुड, वेरी गुड। मैं ये फॉर्म भर चुकी हूँ, तुम भी भर दो। माजिद और अनवर भी जा रहे हैं। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। अरे बस अभी तक एक ही रोटी खा रहे हैं आप? और चावल लीजिए थोड़े से। अरे नहीं, बस और नहीं भाई। फातिमा, मुझे तुम्हारी तरह मेंटेन ही रहना है, खा खा के कद्दू नहीं बनना है। क्यों बेटा? अच्छा जी, आप तो पहले से ही वेल मेंटेन्ड है, आपको क्या जरूरत है? ले बेटा। अब अच्छा सुनिए, मुझे 1-2 रोज में निकलना है टूर पे। फिर से टूर? हमारे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। तुम्हारे काम के चलते ही हम मुंबई शहर से यहाँ आ गए। अब यहाँ तो चैन से रहोगे। आपको पता है ना, मार्केटिंग में ऐसा ही होता है। मैं जाऊँ ना? ठीक है। सलीम बेटा, तुमने दाल क्यों नहीं खाई? नहीं, मुझे दाल नहीं पसंद। नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा, दाल में प्रोटीन होता है ना, फिर आप सुपर हीरो बन जाएंगे। ये लो खाओ, शाबाश, गुड बॉय। एक रोटी भी। आ आ आ आ आ आ, गुड बॉय। कहाँ थी बेटा? तुम्हारे अब्बू कब से तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारी चाय भी ठंडी हो रही है। आओ बेटा, बैठो बैठो, इधर बैठो। कैसी चल रही है तुम्हारी एमबीए एंट्रेंस की तैयारी? बेटा एक बात याद रखो, तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए, IIM। मुझे नहीं करना IIM से MBA। क्यों नहीं करनी? टफ है इसीलिए। अम्मी, कुछ नहीं रखा है इस मुल्क में। तो क्या अमेरिकन यूनिवर्सिटी की सोच रही है? नहीं अम्मी, मुझे यहीं रहना है और यहाँ रह के एक से हिसाब बराबर करना है। सबको सबक सिखाना है मुझे। ये क्या बक रही है? हिसाब बराबर सबक? हमारी कौम पे जुल्म हो रहे हैं अम्मी, हमारी कौम खतरे में है। कौन सी कौम बेटा? आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। देखिए अपनी चारों तरफ दुनिया में क्या चल रहा है। सारी दुनिया में हमारी कौम के खिलाफ जंग छिड़ गई है। हमारे कौम के लोगों को मारा जा रहा है, मासूम बच्चे, औरतें। लेकिन अपने देश में तो नहीं हो रहा है, और अगर बाहर हो भी रहा है तो वो लोग मजहब के नाम पर बहका रहे हैं। नहीं अब्बू, पूरी दुनिया में हमारी कौम के खिलाफ जंग चल रही है। देखो, ये मजहब और ये कौम, ये सब जरिया है। सच तो ये है कि वो अपने फायदे के लिए दहशतगर्दी कर रहे हैं। नहीं अब्बू, आप गलत बोल रहे हो। You are wrong। देखो, मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अल्लामा इकबाल की वो पोएम तो तुम्हें याद होगी। कौन सी पोएम? वही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुझे नमाज के लिए लेट हो रहा है। 3 दिन बाद निकलना है। मैं रेडी हूँ। मैं भी। मैं भी। पर जाना कैसे है? आप सबके एयरलाइन टिकट्स न्यू ट्रेवल्स पर कल दोपहर 2 बजे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको आके पिकअप करना है। टीचर, आप भी वहाँ मिलेंगे ना? जंग के लिए सब तैयार? तैयार। तैयार। मैं भी। अल्लाह हाफिज। कल दोपहर 2 बजे नूर ट्रेवल्स। कल ही पकड़ लेते हैं सबको। नहीं अमित, कल शायद टीचर नहीं आएगा क्योंकि उसने चैट का जवाब नहीं दिया। हो सकता है ये वही टीचर हो जिसकी हमें तलाश है। सर,
हम इनको हिरासत में ले सकते हैं। नहीं अमित, अगर इनको हिरासत में लिया तो टीचर गायब हो जाएगा। हो ना हो वो भी यहीं कहीं है और इन पे नजर रखे हुए हैं। अम्मी, मैं और मेरे दोस्त अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अजमेर शरीफ? कब? कल जा रहे हैं। कब तक लौटेगी? अम्मी जाते जाते ना मैं छोटा बैग ले जाऊंगी। अरे पर सुन तो। तैयार? तैयार। सुबह की फ्लाइट है। पासपोर्ट और वीजा एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। मैं तो जंग पे जाने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। माजिद क्यों खामोश है? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा जी नहीं कर रहा। मैं अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के नहीं जा सकता। क्या बात है माजिद, घर पे सब खैरियत? कोई प्रॉब्लम? नहीं टीचर, मैं नहीं जा सकता। आप टिकट वापस ले लो। नहीं जा सकता मैं। ओके ओके, रिलैक्स। कल मिलते हैं, मिल के बात करते हैं। पर मैं नहीं जाऊंगा। अरे मिल तो लो एक बार, फिर बात करते हैं। सब मिलो कल 3 बजे बुद्धा पार्क, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ओके माजिद। ओके। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजिद तो आ गए लेकिन टीचर नहीं आए अभी तक। आते ही होंगे। लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे? वो अपनी पहचान खुद बताएंगी। आपको कैसे पता? मुझे पता है। उन्हें पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब अभी बताता हूँ। हाँ आज ही। ये किसको कॉल किया तुमने? किसे बुलाया? टीचर को। टीचर को? हाँ। अरे ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे। बताता हूँ क्या बदतमीजी है मिस मार्गरेट। सॉरी, आपका नाम भूल गया मैं। मिस सिंथिया कि मिस फातिमा नूरानी? बहुत सारे तो नाम है आपके। एक और नाम ये इनका। अच्छा। टीचर। क्यों? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही नाम है, माजिद फजल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस। एक मुसलमान हूं और एक सच्चा हिंदुस्तानी भी। ले चलो इन सबको। चलो चलो चलो। अरे बहुत भाग चुकी मिस फातिमा नूरानी, बस अब नहीं। अम्मी अम्मी। पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने प्रॉक्सी साइट्स यानी कि आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही साइट्स की हूबहू नकल की साइट्स के जरिए गुमराह किए जा रहे नौजवानों का पता लगाया, उनकी धरपकड़ की। नौजवान पीढ़ी का मन गीली मिट्टी की तरह होता है और आतंकवादी सरगना, मजहब की गलत व्याख्या और कौम खतरे में है जैसी मनगढ़ंत बातों से नौजवान पीढ़ी को बरगलाते हैं और उन्हें हत्या और आतंकवाद की तरफ मोड़ देते हैं। इस सब के पीछे इन दरिंदों का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, उनकी खुदगर्जी होती है, लेकिन इसका खामियाजा इन मासूमों, इनके परिवारों और समाज को भुगतना पड़ता है। फातिमा नूरानी उर्फ सिंथिया उर्फ मार्गरेट पर एनएसए और पोटा के तहत कड़ी कार्रवाई की गई। समीर, मकसूद, निकत और अनवर, इन पर भी इसी कानून के तहत एक्शन लिया गया, लेकिन चूंकि उन्हें आतंकवाद की ओर जाने अनजाने बरगलाया गया था, कानून ने उनके प्रति नरमी का रवैया अपनाया और उनके रिहेबिलिटेशन की बात रखी। किसी भी मासूम की हत्या किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से सही नहीं है। और जहां तक मजहब का सवाल है तो मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।
कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकते हैं? बस कुछ दिनों के लिए। अभी तो हमारा हनीमून शुरू भी नहीं हुआ, आप जाने की बात कर रहे हैं। आज की रात के लिए हमने एक खास जगह चुनी है, आपके साथ कुछ खास पल बिताने को। ये देखिए, आपके राजा ने अपनी रानी के लिए कितना सुंदर हवा महल तैयार करवाया है। आइए। ये क्या है? राजा की रानी को एक छोटा सा तोहफा। आप जल्दी से ये ड्रेस पहन कर आइए। साइड दे। आइए सर। चलो चलो दूर हटो। ओ तो ये माजरा है। आदित्य, एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस कमरे की अच्छे से तलाशी लो। इस आदमी के बारे में सारे डिटेल्स चाहिए। इस आदमी का नाम क्या था? सर इन्होंने अपना नाम विपिन बताया था। आज ही रात उन्होंने वाइफ के साथ चेक इन किया था। वाइफ? वो क्या है? पता नहीं सर, इनको इन हालत में देखने के बाद हमने पूरा रिसोर्ट देखा पर उनका कहीं पता नहीं चला। सर मैंने पूरा टेंट अच्छे से चेक किया है। विक्टिम का सारा सामान गायब है, मोबाइल, पर्स और यहाँ तक के सारे कपड़े भी। बीवी और सारा सामान सब कुछ गायब है और है तो सिर्फ एक चीज, एक 40-45 साल के आदमी की लाश। आदित्य ऐसा करो, रिजॉर्ट के रजिस्टर में जाकर चेक करो, इसके डॉक्यूमेंट्स की कुछ जेरॉक्स कॉपी होगी और साथ ही इसके मोबाइल नंबर्स और परमानेंट एड्रेस लिखाया होगा, वो भी पता करो। सारी डिटेल्स निकालो, हमें फौरन इसके घर पे इत्तला करना होगा। राजस्थान के विपिन मारवा की अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। अपने जीवन का एक लंबा पड़ाव अकेले पार कर चुके विपिन मारवा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो इन खुशियों को यादगार बना पाते, किसी ने उनकी हत्या कर दी और उनकी हत्या के तुरंत बाद उनके साथ जयपुर घूमने आई उनकी पत्नी भी गायब हो गई। क्या विपिन मारवा की मौत और उनकी पत्नी का इस तरह से गायब हो जाना एक सोची समझी चाल थी? क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई संबंध था? कौन था वो शख्स जो विपिन मारवा पर नजर रखे हुए था? क्या विपिन मारवा की मौत एक हादसा था या फिर एक साजिश? साहब, हमारा बेटा केशव की खबर मिली क्या साहब? देखो काका, थे घना बुजुर्ग आदमी, क्यों रोज रोज यहाँ पर आकर अपना टाइम खराब करते हो और मेरा टाइम खराब करते हो? जिस दिन थाको बेटू पकड़ में आ जाओ लो ना, थाने अपने आप पत्तू लाग जाओ लो। और वैसे भी आपके बेटे ने जो काम किया है ना, उसकी सजा तो उसको 7 जन्म में भी देनी पड़ेगी। अभी आप यहाँ से जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। क्या हुआ? केशव का कुछ पता चला? दरोगा जी ढूंढ रहा है। मैं कह रहा है कि जियाई मिल जासी, सबसे पहले आपा ने खबर कर सी, आप लोग केशव मिल जासी।
हेलो, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। कहाँ मिलना है? सर, ये रही विपिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक विपिन की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, पर गले पर तो कोई निशान ही नहीं मिले हैं सर। शायद किसी ने मुंह पर तकिया रखकर विपिन को मार डाला। आदित्य। हाँ सर। अब तक हमें उसकी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता चला। रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर, मैंने चेक किया, पूरे रिसोर्ट में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है जिसके जरिए हमें उसकी बीवी के बारे में कुछ पता चलता। रिसोर्ट के अंदर रात में रुके लोगों से और नाइट शिफ्ट के स्टाफ से मैंने पूछताछ की थी, किसी ने उसका चेहरा देखा ही नहीं था सर। रिसोर्ट के रजिस्टर में विपिन ने पता क्या लिखवाया है? सर, अजमेर। जी, आपके बगल में ये जो घर है विपिन शर्मा का, उनके साथ कोई और रहता था? वैसे तो सर इस घर में हमेशा ही ताला लगा रहता था। अब विपिन भाई तो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, पर हाँ साहब, पिछली बार जब वो आए थे तो उनके साथ एक औरत थी, शायद जिसके साथ विपिन भाई ने शादी की हो। आपने उस औरत का चेहरा देखा था? नहीं साहब, वो तो हमेशा ही घूंघट में रहती थी। एक आध बार बात करने की कोशिश की थी पर वो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर विपिन भाई हमेशा उनके साथ रहते थे। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय। सर, जब से विपिन की मौत हुई है उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आदित्य, उसकी बीवी मोबाइल तक लेकर गई है और इसके पड़ोसी से बात करके ऐसा लगता है कि जैसे विपिन को भी उस औरत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। 45 साल का था, अकेला। हो सकता है 20-22 साल की लड़की देखी और झटपट शादी कर ली, लेकिन उस औरत के लिए ये शादी नहीं बल्कि एक प्लान था, विपिन को बर्बाद करने का प्लान। एक काम करो। हाँ सर। विपिन के मोबाइल के पिछले एक हफ्ते के सारे डिटेल्स निकालो। वो कहाँ कहाँ गया, किससे मिला। अगर हमें ये पता चल गया तो शायद हमारे हाथ कुछ बहुत बड़ा सुराग लग सकता है। ठीक है सर। विपिन हनीमून पे था, वो जरूर कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट प्लेसेस पे गया होगा। उन जगह की सीसीटीवी फुटेज में हो सकता है हमें वो लड़की दिख जाए, या हो सकता है शायद कोई और हो जो इनके बारे में कुछ जानता हो। जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी तय कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। दिमाग से लेकर दिल तक की नसों में अब खून नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही नाम दौड़ता है। हाँ ठीक है, ओके थैंक्स। सर, विपिन का मोबाइल जयपुर में एक्टिव था। लोकेशन हवा महल, अल्बर्ट हॉल जैसे एरियाज थे। फिर उसके बाद वो रिसोर्ट गया। हवा महल के लोकल पुलिस वालों ने हमें बताया है कि हवा महल के पास में एक शॉप है जिसके सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कुछ ऐसी फुटेज मिली है जिसमें विपिन के साथ जो लड़की थी वो साफ दिख रही है। फौरन उस सीसीटीवी फुटेज को मंगवाओ। ठीक है सर। आदित्य, इस गेट पे जूम करो। फौरन इस वीडियो से इस लड़की की तस्वीर निकालो और उसको चारों तरफ के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। ठीक है सर। और हाँ, ये भी पता करना कि इस लड़की के खिलाफ कोई केस तो नहीं दर्ज है किसी और थाने में। ठीक है सर। भाभी, भाभी, आई बन्ना। ओहो, ये बात है। बस बस 1 मिनट यहीं रुकना, मैं भी आई। अपना दाहिना पैर आगे बढ़ा के इस कलश को गिराओ और घर में गृह प्रवेश करो। इतनी
इतनी खूबसूरत दुल्हन कहाँ से चुरा लाए बन्ना? भाभी चुराया तो इसने था, पहली मुलाकात में मेरा दिल। अच्छा सिरोही में पहली बार मिला इससे। अच्छा, जब वो प्रॉपर्टी वाले काम से गया था। हाँ हाँ हाँ। प्रॉपर्टी के उस काम में तो मुझे नुकसान उठाना पड़ा भाभी, लेकिन भगवान ने मुझे पूजा देकर मेरी जिंदगी के हर नुकसान की भरपाई एक ही बार में कर दी भाभी। अरे बस बन्ना, तुम पे तो मजनू का ही भूत सवार हो चुका है। अब बस खड़े खड़े बातें करने की इसको आराम भी करने दोगे भाई? भाभी आप भी ना। सर, राजवाड़ा पुलिस थाने से खबर आई है कि उस लड़की का नाम काजल है, जिसने कई लोगों को लूटा है और बचाव सामान बटोर कर फरार हो गई है। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसने अपने पहले पति की भी हत्या की है। बन्ना, गुड मॉर्निंग। अरे बन्ना उठ भी जाइए। बन्ना, बन्ना। दो लोगों को जोड़कर एक नई जिंदगी देने वाली शादी की परंपरा अब लोगों से उनकी जिंदगी छीनने का कारण बनती जा रही थी। इन सभी केसेस में अलग अलग नाम तो सामने आए थे, लेकिन इन सब के पीछे चेहरा एक ही था। आखिर कौन थी ये काजल जो लोगों को अपना शिकार बना रही थी, और कौन था ये शख्स जो लोगों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा था? इन सारे सवालों के जवाब रजवाड़ा में जयपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। सर, इस काजल की तलाश तो हमें काफी समय से थी। काजल की शादी यहीं राजवाड़ा में प्रताप सिंह के साथ हुई थी, पर प्रताप और काजल का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। प्रताप उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, पर काजल को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन काजल अपने घर से बाहर निकलती है, पर प्रताप को उस पर शक था, जिसकी वजह से वो काजल का पीछा करना शुरू करता है। और पीछा करते करते वो पास ही के जंगल में जा पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि काजल अपने प्रेमी केशव के साथ में कुछ आपत्तिजनक हालात में मिलती है। वो गुस्से में आकर काजल को उल जलूल कहने लगता है। इसके बाद केशव पेट्रोल छिड़क कर उसकी लाश को आग लगा देता है। उसी दिन से ये दोनों फरार हैं। अब काजल अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसाती है, उन्हें विश्वास दिलाती है और बाद में उनसे शादी कर लेती है, और केशव की मदद से उनकी हत्या कर उनका सारा सामान लूट कर भाग जाती है। हेलो, क्या? बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है। इसका तांडव तो बढ़ता ही जा रहा है। आदित्य। यस सर। उस लड़की की फोटो है तुम्हारे पास? हाँ। दिखाओ। यही वो लड़की है जिसने अपना नाम पूजा बताया था? आपका देवर इस लड़की से कहाँ मिला था? सर, वो प्रॉपर्टी के किसी काम से सिरोही गांव गया था। आपका देवर सिरोही किससे मिलने गया था? सर, किसी जमींदार से मिलने गया था, संदीप नाम था शायद। वही वो इस पूजा से मिला और उससे शादी कर ली। आदित्य। हाँ सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, हमें सिरोही जाना होगा काजल और केशव का पता लगाने। ठीक है सर। गौर से देखिए,
देखिए इस लड़की को। ये लड़की लोगों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाती है और फिर करती है शादी और फिर बना डालती है सुहाग रात को मौत की रात। इस कुकर्म में इस लड़की का साथ देता है इसी का बॉयफ्रेंड। अगर कहीं भी ये लड़की दिखाई दे तो इसके भोलेपन में ना फंसे, बल्कि नीचे दिए गए नंबर पे फोन करके पुलिस को सूचित करे। केशव आपका बेटा है? जी साहब। कहीं कोई खबर मिली? तुम आए ना, जा पानी ले रहा, मैं बात करूं यहाँ से। पर इन्होंने केशव के बारे में पूछा है, कुछ पता चला केशव को? देखिए माँ जी, हमें भी आपके बेटे की तलाश है। उसने कई लोगों का खून किया अपने साथी काजल के साथ मिलकर। देखो साहब, मारो बेटो केशव और काजल एक दूसरे से प्रेम करे साहब। मैं कोई मंदिर में जाकर शादी कर ली साहब, क्योंकि काजल का घरवाला है ना साहब, मैं भी की शादी केशव से करवा में आनाकानी कर रहा साहब। उसने कभी आपसे मिलने की कोशिश की या कभी फोन किया? अगर फोन करते या मिलते तो मैं थाना का इतना चक्कर थोड़ी काटता साहब। मानो तो इतना ही पता है कि कड़े दूर शहर में चला गया साहब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करवाने। फिर साहब एक दिन मैं देखो कि वो प्रताप के साथ शादी कर रही है साहब। प्रताप एक नंबर को सूदखोर है साहब, और भी को बाप मंगत साहब वो भी एक नंबर को सूदखोर है। घना पीसा भरो पूरा परिवार है पीसा साहब। हाँ ये तो मैंने पता है साहब कि प्रताप से भी को नातो ही हो साहब। नाता? नाता राजस्थान की एक ऐसी प्रथा जो कुछ समुदाय के लोगों के भले के लिए बनाई गई थी, जिसमें कम उम्र में विधवा बनी औरतों की दोबारा शादी हो सकती थी, किसी गलत रिश्ते में फंसे परिवार को बचाया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये प्रथा तो बदली ही, इससे जुड़े लोग भी बदलते गए। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां बेधड़क इस प्रथा के नाम पर औरतों की खरीद फरोख्त की जाती है। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं, कई समुदाय हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, और इनकी शुरुआत इंसानियत की भलाई के लिए ही की गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर अच्छे काम में गलत मकसद ढूंढ ही लेते हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस केस में। सिरोही गांव के माने सब लड़का का घरवाला है ना सब, वह पीसा देर अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर सके साहब। फिर वह जी भी उम्र की लड़कियों ने साहब 20 में शादी कर ले साहब। अయ్యా प्रताप और काजल को भी नातो हो साहब। साहब एक दिन एक आदमी मार कर आयो, केशव ने प्रताप को खून कर दियो। प्रताप को खून कर दिया साहब केशव। अब मारो बेटो खून ही कोनी साहब। साहब माँ का घर के माने तो खाने पीने में भी शुद्ध शाकाहारी है साहब। माँ के घर में तो मच्छर मारो भी पाप है साहब। मारो बेटो कोई को खून को नहीं कर सके साहब। देखिए कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसी होने और दिखने के फर्क को पहचानना हमारा काम है, और आपका बेटा जो कर रहा है एक बाप होने के नाते आप सुन नहीं सकते, और कानून की नज़र में सब एक है। जिस दिन आपका बेटा हमारे हाथ आ गया उस दिन कानून का फंदा उसके गले में होगा। साहब मारो बेटो निर्दोष है साहब, मैंने छोड़ दो साहब। चलो साहब मारो बेटो निर्दोष है साहब, मैंने छोड़ दो। मारो बेटो निर्दोष है साहब। आप उठिए, चलो। तुमने मेरे बच्चे का हाथ क्यों जलाया? मुझे नहीं करना कोई काम। मेरी बोली हर बात पत्थर की लकीर हो गए, और इस लकीर को पार करने की कोशिश अगर तूने की तो तेरे लाडले का सर किसी पत्थर से कुचल दूंगा मैं। चल। काका किसी संदीप को जानते हैं आप लोग जानते हो किसी संदीप को? भाई साहब ये जमींदार संदीप का घर कहाँ होगा? कौन संदीप? अगर हमें काजल के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हमें बहुत कुछ साफ हो सकता है। सर क्यों ना हम काजल के माँ बाप से मिले, शायद ये मुलाकात कई रात से पर्दे उठा दे। चलो।
साहब साहब आ बात बिल्कुल साची है कि मैं माँ की बेटी काजल को ना तो प्रताप से करे हो, पर जब से आज तक मैं काजल से मिला तक को नहीं था। तो आप उससे अब तक नहीं मिल पाए, और यहीं आपके गांव का एक शख्स करण उससे मिलता है, यहीं के मंदिर में उससे शादी करता है, आपकी बेटी उसे जान से मार देती है। ये सब कैसे हो गया भंवर जी? आपका गांव तो 5 सड़कों में खत्म हो जाता है, इनमें से कोई भी रास्ता आपको अपनी बेटी तक लेकर नहीं गया। मैं आपने साची कह रहा हूँ, मैं काजल से बिल्कुल नहीं मिला। और जो करण नाम तो मैं आपका मुंडा तो सुन रहा हूँ साहब। मैं साहब आप मैं बता रहा हूँ कि काजल को चेहरो मैं जैसे कोने देखे हो जैसे वो प्रताप ने मारकर और केशव का साथ भाग नहीं गई। चलिए हम आपकी बात पर भरोसा कर लेते हैं, पर ये बताइए कि ये संदीप कौन है? संदीप कौन है साहब? कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन आप यही मनाना कि हमें वापस आने की जरूरत ना पड़े। चलो। झांको, पुलिस वाला आया था, मैं थाने कह रहा हूं कि थोड़ा दिनों के वास्ते शांत हो जाओ। बड़े बड़े धमाकों के पहले छोटी मोटी चिंगारियों पे ध्यान नहीं देते। अब तक जो मिला वो तो फुलझड़ी थी, इस बार ऐसा खेल होगा कि पूरी दिवाली मनेगी दिवाली। ये मौका हमारे हाथ में ना हमारी किस्मत में आया है, इसे मैं इसी तरह जाने नहीं दूंगा। हाँ साहब, इंतजाम हो गया है, छोरी बहुत चौखो है, ख्याल रखेगी थारो। ऐसी लड़की की जरूरत है मुझे। हाँ भाई, वैसे ही ढूंढी है जैसे थारो को चाहिए थी। बाकी आप नाते के पैसे का इंतजाम रखो, जल्दी उसे लेके आपके गांव आता हूँ। अरे जल्दी से जल्दी आ जाओ, पीसा तो तैयार ही पड़ा है, चिंता क्यों करो हो। पैसे और लालच की नींव किसी भी रिश्ते को खड़ा नहीं होने देती, बल्कि उसे खोखला बना देती है। अक्सर कुछ लोग रिश्तों को बनाने से पहले इस ताक में रहते हैं कि आगे बनने वाले रिश्तों से वो कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, और वहीं अगर ऐसे लोगों के हाथों में नाता प्रथा जैसी व्यवस्था लग जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। इस व्यवस्था का दुरुपयोग यहां भी हो रहा था, लेकिन कौन थे वो लोग जिनका चेहरा अभी सामने आना बाकी था, पर बहुत जल्द इस केस की सारी परतें खुलने वाली थी। ये ले जाओ, पेपर तैयार करवाओ। सर, गांव में तैनात हमारे कांस्टेबल से 2 बातें पता चली है। पहला तो ये है कि काजल के माँ बाप ने प्रताप के पिता मंगस से काफ़ी पैसा ब्याज पे ले रखा है, जिसकी वजह से उन्होंने काजल की शादी प्रताप से कराई। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि काजल का एक बेटा भी है, प्रताप से नहीं बल्कि उसके पहले पति केशव से, जो उसे प्रताप के साथ हुई शादी से पहले ही हो चुका था। मुझे पहले से ही काजल के परिवार वालों पर शक था। मुजरिम के साथ साथ उसे बचाने वाला भी बराबर का भागीदार होता है। वक्त आ गया है इस जुर्म से उनकी भागीदारी खत्म की जाए। कहाँ हो साहब? आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं कहीं कौन करूँ साहब? मैं कहीं कौन करूँ? कांस्टेबल, मैं कहीं कौन करूँ साहब? मैंने तो कहते मैंने हवालात में बताएंगे किसने क्या किया। चलो। उम्र ज्यादा है आपकी, तजुर्बा भी ज्यादा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जरा भी झूठ बोलें और आपको दर्द भी ज्यादा हो। इसलिए जो भी पता है बिल्कुल सच सच बताओ। आपने बच्चे ने बचावा का रखे थे, माँ बाप कहीं नहीं कर सके साहब। मैं काजल ने शहर से वापस बुला लिया, केशव का साथ रहता हो गया, 2 साल हो गया था। वो केशव का साथ खुश कौन हुई, मैंने पता लगे केशव से उनके एक बच्चों भी है। मेरी उन्हें प्यार से समझाया कि बेटा केशव और बी का साथ गुजारा हुआ दिन भूल जा और
प्रताप सु नयो ना तो कर ले जिससे मारो मारो कर्जो उतर जाए। मैंने तो इतना ही बेरो है साहब कि केशव प्रताप ने मारकर जला दियो साहब और काजल ने अपने सागे ले गयो साहब। हमें इतना ही पता है साहब ये क्या आगे मैंने कहीं कौन बेरो साहब। तुम्हारी बेटी की वजह से कईयों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया। अब तक वक्त और किस्मत दोनों तुम्हारी बेटी का साथ दे रहे थे, लेकिन कानून ना वक्त को मानता है ना उसके हाथों में किस्मत की लकीर है जिसके आगे वो झुक जाए। तुम लोग जा सकते हो। मुझे लगता है कि ये केशव ही है जिसने काजल का सौदा करण के साथ किया है संदीप बनकर, और फिर इसी ने उसे विपिन के पास भी बेचा होगा। मुझे पूरा डाउट है कि हर बार केशव ही काजल को बेचता है और नाते के पैसे ले लेता है और फिर जानबूझकर उन लोगों को मार देता है ताकि काजल उसके पास वापस आ जाए, जिससे वो अगला खेल खेल सके। सर मैं एक काम करता हूँ, सारे विक्टिम्स की कॉल डिटेल चेक करता हूँ। जैसे इन सबके बीच में काजल एक कॉमन कड़ी है, वैसे ही शायद हमें कोई कड़ी या कोई नंबर मिल जाए जो हमें इनके गिरबान तक पहुँचा दे। क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए सिर्फ हमारी जुबान खुलेगी। थारी जुबान खुलेगी तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए, समझी? और वैसे भी इन सब से बच के जाएगी इकट्ठे तू हैं। इन सब में जितना हाथ मेरा है ना उतना साथ तेरा भी है। और एक बात तो तूने बताना ही भूल गया मैं, हैं कि साथ देने वाले की सजा बड़ी होती है, हैं? इस बात को याद रखियो। चल भाग यहाँ से, भाग। अच्छा ठीक है, हाँ मैं बात करता हूँ। ठीक है अभी रखता हूँ फोन। ठीक सर, हमारा निशाना एकदम सही जगह पर लगा है। सारे विक्टिम के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर कॉमन है और विक्टिम को कॉल शादी के 2-4 दिन पहले ही किए हुए हैं। हालांकि बातों की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। आदित्य, कई बार बड़ी बड़ी बातें कम शब्दों में ही की जाती। इस वक्त वो मोबाइल कहाँ है? सर अभी नंबर स्विच ऑफ है। इस नंबर का एड्रेस निकलवाओ और इस नंबर और इस फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है सर। बेटा, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी, जैसे हर बार आ जाती है। मम्मा आपने किसी को मारा तो नहीं है ना? टीवी पर दिखा रहे थे। नहीं बेटा, मामा ने किसी को नहीं मारा। मामा जो कुछ कर रही है सब आपके लिए कर रही है। मम्मा वो लोग आपको पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे ना मुझसे दूर? नहीं बेटा, मामा को कुछ नहीं होगा। मामा बस यूं गई और यूं वापस आ जाएंगी, है ना? तब तक आप बैठ करके टीवी देखो। आदित्य, आसपास के घरों में पता करो, हो न हो उन्हें यहां जरूर देखा गया होगा। एक्सक्यूज मी, आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? हाँ सर, मैं यही रहता हूँ। ये कॉर्नर वाला फ्लैट किसका है? ये कॉर्नर वाला फ्लैट तो प्रताप भाई का घर है। आपने इन दोनों को यहाँ पे आते जाते देखा है कभी? हाँ सर, मैंने इस लड़की को तो यहाँ हमेशा आते जाते देखा है, पर मैंने इस लड़की को कभी यहाँ पे आते नहीं देखा। थैंक यू। आदित्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल ने प्रताप के इस एड्रेस का गलत फायदा उठाकर केशव को सिम कार्ड दिलवाया हो सकता है सर। एक काम करो, हाँ हमें फौरन प्रताप के घर चलना होगा। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस पते पर कौन कौन आता था। ठीक है सर। साहब बड़े अच्छे हैं छोरी, लेकिन इनके छोरा छोरी इनको छोड़ के चले गए। अब इस हवेली का और इनका ख्याल थारे को रखना है। ले चाल, मैं तने मारी हवेली दिखाऊं। अब तो तू मारी जोरू है, सारी हवेली तने घुमा ले आयो, पर हवेली को खास कमरो है वो जो तने दिखावा ले आयो हूँ। लाजा इके मैंने मारी सारी जिंदगी कमाई है, इको ध्यान तने रखणू है।
हमारी जिंदगी कमाई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। शाबाश, बहुत अच्छी बात। आदित्य, ये दूसरा आदमी कौन होगा काजल के साथ जो? आदित्य, हाँ सर, फौरन उस पड़ोसी को फोन लगाओ। ठीक है सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके बेटे प्रताप के जयपुर वाले घर पे कौन कौन आता जाता था? जयपुर वाला घर? अरे साहब, मेरे बेटे का तो जयपुर में कोई घर हो ही नहीं सकता। अरे जयपुर तो क्या, उसका तो कहीं भी घर नहीं हो सकता। उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, क्योंकि धंधे में इतना नुकसान हुआ था ना। नुकसान? हाँ साहब, मेरे बेटे को दारू पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी। बात बात में गुस्सा करने लगा था। उसकी इसी आदत के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो भी मैंने काजल से उसकी शादी करवा दी। उसके घर वाले भी इसलिए तैयार हो गए थे कि मैंने सोचा उनका कर्जा माफ कर दूंगा। मैंने सोचा था साहब, शादी के बाद सुधर जाएगा। अरे क्या जरूरत थी उस केशव से उलझने की, आखिर मार दिया ना उस केशव ने मेरे बेटे को। गौर से देखो, यही आदमी था? हाँ साहब, यही आदमी था वो। एक बार फिर से सोच लो, पक्का याद है? हाँ साहब, पक्का यही था वो आदमी। वाह जी वाह, यहाँ बैठ के पैसे गिने जा रहे हैं। कहाँ से आए पैसे? आशा करता हूँ कि आप आपकी जुबान से वही निकलेगा जो मैं सुनना चाहता हूँ। साफ साफ बोलो, पैसे कहाँ से आए? काजल कहाँ है? ले चलो इन्हें, हवालात में सारी हवा निकल जाएगी। अरे साहब, मेरी बात तो सुनो साहब, हमारी बात। अरे तू है या तेरा भूत है ये? सबकी नजरों में तो तू बोल्ड हो चुका है। अब मैं तुझे अपनी बैटिंग दिखाता हूं। ले जाओ इन दोनों को, चल। और आपको शादी का ज्यादा शौक चढ़ रहा है। आपके इस शौक ने आज आपकी जिंदगी ले ली होती अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते। आगे से कोई भी गलती करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचिएगा, क्योंकि हर गलती का संबंध 100 से है। 100 नंबर याद है ना? तू तो बड़ी चालाकी से अपना काम कर रहा था। वो तो तेरी किस्मत थोड़ी खराब निकली। उस सीसीटीवी फुटेज में जैसे ही मैंने तेरा चेहरा देखा। आदित्य, इस गेट पे जूम करो। उसी समय सारा माजरा समझ गया था। और जब तेरे उस जयपुर वाले पड़ोसी को मैंने तेरी फोटो दिखाई, सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया। गौर से देखो, यही आदमी था? हाँ साहब, यही आदमी था वो। देख प्रताप, गुनाह करने वाला कितने भी कदम आगे हो, कानून हमेशा उससे 2 कदम आगे होता है। तूने ये सोच कैसे लिया कि ये सब करके तू बच जाएगा? बोल। साहब, मारे को सूद ब्याज के धंधा में घना नुकसान पहुंचा। पिताजी को ये लगने लगा था कि मैं किसी काम का नहीं हूं। काम करने काज का 2.5 से नाश कर, निकल जा मेरे घर से, निकल बाहर निकल। पर इस काजल की शादी जब मुझसे हुई तो मुझे इसके पहले पति केशव के बारे में और इसके छोरे के बारे में कुछ ना मालूम था। ठग गए इन लोगों ने मुझको। मैंने उसी दिन तय कर लिया साहब कि इस काजल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर भूलना तो छोड़ो साहब, सांस सांस में जिएगी,
सांस मुझे काजल काजल वहाँ थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी ना साहब, क्योंकि उसका बेटा तो पहले से मेरे पास था। फिर उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठा के मैंने उसका नाता और लोगों के साथ कराना शुरू कर दिया। मेरी इस तरकीब में मुझे कुछ ही दिन में लाखों रुपए दिए। ये जयपुर वाला घर भी मैंने उन्हीं कमाए हुए पैसों से खरीदा है साहब। और तेरे उसी कमाए हुए पैसों से खरीदे हुए घर ने तुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया है। साहब, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं, मुझे नहीं पता साहब। आपने मुझे उस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्त करा दिया। मेरे घर वालों ने और उस प्रताप ने मुझे एक दलदल में धकेल दिया था। मैं शहर से वापस गांव अपनी माँ से मिलने गई। उन पर काफी कर्ज था। माँ ने मुझसे कहा कि मैं प्रताप से शादी कर लूं तो सब ठीक हो सकता है। मैंने प्रताप से शादी करने के लिए मना कर दिया। इस बात पर मेरे घर वालों ने मुझे और मेरे बेटे को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे बेटे को मार डालेंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझसे कहा कि प्रताप से शादी के बाद मैं चाहूं तो केशव के पास वापस जा सकती हूँ। मैंने प्रताप से शादी कर ली। एक दिन मैं केशव से मिली। मैंने केशव को कहा मुझे इन सब से दूर ले चलो, लेकिन उस प्रताप ने काजल, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, पर तुम्हें शुरू में ही कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। तब शायद तुम्हें यह सब सहने की जरूरत नहीं पड़ती और कितने ही लोगों की जान भी बच जाती। लेकिन अब तुम प्रताप के पाप के हिस्सेदार हो और पाप का हिस्सा जिंदगी को कई हिस्सों में बांट देता है। काजल, हम तुम्हारे बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, पर ये देखने के लिए तुम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी बातें पुलिस को ना बताकर तुमने कहीं ना कहीं प्रताप का साथ दिया है। इस साथ में भले ही तुम्हारी रजामंदी ना हो, पर कानून की नजर में तुम भी एक मुजरिम हो। हवलदार, बेटा, खूब पढ़ना लिखना, खूब बड़ा आदमी बनना। जब आप बड़े हो जाओगे ना तो अपनी मम्मा को लेने आना। लालच, ईर्ष्या, क्रोध और बदले की भावना, ये कुछ ऐसे भाव हैं जिनकी उपज किसी भी इंसान के दिमाग को बीमार बना सकती है। प्रताप भी इन्हीं भावनाओं से ग्रसित था और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उसने नाता प्रथा का सहारा लेकर उसका दुरुपयोग किया। हमारा देश आज उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश अपने आप में आज कई चीजों में सक्षम कहलाता है, और वहीं हमारे यहाँ नाता प्रथा और ऐसी कई और प्रथाओं का प्रचलन भी है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो रीतियों को कुरीतियों में बदलने में देर नहीं लगती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।